हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी डिटेल्ड सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। आप लोग बोलेंगे कि सर यूपीएससी ने तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी सिलेबस मेंशन किया हुआ है, तो भी डिटेल्ड सिलेबस क्यों? दोस्तों, वो इसलिए कि अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के नाम मेंशन किए गए हैं। उन कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या कवर करना है वो नहीं बताया गया है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है। सिर्फ जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके नाम मेंशन करके छोड़ दिए हैं। तो आपको उन कंपोनेंट्स में क्या प्रिपेयर करना है ये आप लोगों को खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, और इसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो ये बहुत जरूरी वीडियो है अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। मैं आपके सारे डाउट कवर करूंगा कि भाई किस तरीके से हमें किस कंपोनेंट को कितनी विड्थ में प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाएगा तो आप लास्ट में कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर, शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार एपीएफसी और ईओयू का सिलेबस बता देता हूं। तो सर, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर मैं दोनों एग्जामिनेशन की बात करूं, काफी कंपोनेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर आप लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी क्वालिटी आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहती है तो आप लोग इस कंपोनेंट को, इन सभी कंपोनेंट्स को आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे, एक बेहतर मैनर में, एक बेहतर सिनर्जी के साथ प्रिपेयर कर पाएंगे। अब दोस्तों, एक और डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। मैं आपको कंप्रेहेंसिव सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कभी भी कंप्लीट सिलेबस वाला जो वर्ड है वो नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, डिटेल्ड सिलेबस बता रहा हूं, वो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर है, कि जो पुराने पेपर्स हैं वहां पर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको डिटेल सिलेबस बता रहा हूं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकें। तो अगर आपको टाइम परमिट करता है, बाद में आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, फिर भी आपका टाइम बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये टॉपिक्स तो पक्का आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वापस आते हैं तो अगर मैं एपीएससी एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको लगभग 13 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ये 13 कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपको जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, आपको आईएन एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करना है, आपको सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करना है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस प्रिपेयर करना है, आप लोगों को गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करना है, इंडियन इकोनॉमी आप लोगों को प्रिपेयर करना है, जनरल साइंस आप लोगों को प्रिपेयर करना है। देन आपके पास कंप्यूटर है, करंट इवेंट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन दोस्तों, इनमें से अगर कुछ कंपोनेंट्स को मैं हटा दूं तो वो आपका ईओयू का सिलेबस बन जाता है। और अगर आप लोग इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं कि आप भाई ईओयू की तैयारी के बजाय एपीएफसी की तैयारी करो, क्योंकि वो तैयारी आपको ऑटोमेटिकली ईओयू के लिए प्रिपेयर कर देती है। अब इन कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये नाम तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेंगे। अब इन कंपोनेंट्स में आपको क्या पढ़ना है वो वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग देखें तो आप डिसाइफर कर पाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर मेंशन किया गया है, वो हमें प्रिपेयर करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट मेंशन किया गया है, वो हमें प्रिपेयर करना है। तो यहां पर आप इन वर्ड्स में अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं पेपर में आप लोगों को धोखा देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इन टॉपिक से बिल्कुल परे होते हैं, बट फिर भी इन टॉपिक्स में क्या प्रिपेयर करना है वो आप लोग समझ लीजिए कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, यहाँ पर आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, इंडियन डांसेस एंड जो हमारे म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत फेमस हैंडीक्राफ्ट्स आप लोगों को कवर करने हैं। रिलीजन एंड फिलॉसफी, जो हमारे मेजर रिलीजन है, खासकर बुद्धिज्म, जैनिज्म, काफी क्वेश्चन आते हैं। देन अगेन हमारी फिलॉसफी, जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो आप लोगों को कवर करनी है। फेयर एंड फेस्टिवल, और दोस्तों यहाँ पर वो वाले फेयर एंड फेस्टिवल पक्का कवर करिएगा जो कि न्यूज में है, जिनका मेंशन आप लोगों को करंट इवेंट्स में देखने को मिलता है। देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्योंकि ये रेगुलर एक टॉपिक है जो अपडेट होता रहता है, कौन सी इंडिया में ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं। तो जितनी भी इंटेंजिबल, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो हमारे फेमस बुक्स हैं, जैसे कालिदास की अर्थशास्त्र वगैरह हो गई, ये बुक्स आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कालिदास की अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र तो किसी और की है, लेकिन जो बाकी बुक्स हैं, चाणक्य की है अर्थशास्त्र, जो बाकी बुक्स हैं वो आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी। कालिदास की आपको जो है बहुत सारी बुक्स, जैसे मैं अगर एक दो के नाम लूँ, ऋतु संभवहारा एक उनकी बुक है, ठीक है, तो वो आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी। तो ये एक मेजर पार्ट है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। देखो दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन पेपर में वेटेज थोड़ी सी कम है। तो अगर आप लोग थोड़ा जल्दी में हो, आप कुछ छोड़ने की सोच रहे हो, तो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट। एक दो क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। बट अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है फिर आपको उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके जो सेकंड पार्ट है वो है फ्रीडम मूवमेंट। और दोस्तों, फ्रीडम मूवमेंट वाले टॉपिक में सबसे पहला डाउट हमारा यही आता है कि सर हम कहां से स्टार्ट करें।
हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करें, 1600 से स्टार्ट करें, या 1498 से स्टार्ट करें, या फिर हम सीधा 757 की बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करें। तो से यहाँ पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन से जो है ये टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एक जो है बैकग्राउंड बना रहा होता है जो है फ्रीडम मूवमेंट का। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। प्लस अगर आप पुराने पेपर भी देखो तो वहां पर कुछ क्वेश्चन 1700 से लेके 1800 के बीच के पूछे गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन टॉपिक्स आने चाहिए। तो यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। देन राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, और यहाँ पर बेसिकली उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो मिलिट्री पॉलिसी है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह होगी, वो आपको कवर अच्छे से करनी है। देन रिवोल्ट ऑफ 1857, और इससे पहले वाले जो हमारे फेमस पीजेंट रिवोल्ट हैं, या फिर हमारे ट्राइबल रिवोल्ट हैं, या फिर हमारी जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं या फिर बैटल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है, वो हमें कवर करनी है। देन उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्वेश्चन ज्यादा ईपीएफओ, ईओ में और एपीएफसी में देखने को नहीं मिलेंगे, बट दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, और आईएनसी के जो मेजर सेशंस हैं, कौन प्रेसिडेंट रहा है, ये आपको कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, 1908 से लेकर 1947 के सारे मेजर इवेंट्स। तो ये मेजर इवेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ मेजर आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कवर कर लिया, आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कवर कर ली, नहीं, मेजर नहीं, आपको जो छोटे छोटे इवेंट जिनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा है हमारी हिस्ट्री में, वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको गांधी जी के तीनों सत्याग्रह हो गए, होम रूलिंग मूवमेंट हो गई, या फिर जो हमारे 1928 का जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया बारदोली सत्याग्रह है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मत भूलिएगा। दोस्तों ये तो रहा वो टॉपिक, वो सिलेबस जो कि एक्सप्लिसिट है, जो कि मेंशन ही किया गया है, लेकिन इनके अलावा कुछ इंप्लिसिट टॉपिक्स भी हैं जो हमें पीवाईक्यू से देखने को मिलते हैं। वो टॉपिक क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो सब आप कहेंगे कि सर सब कुछ ही प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को अगर पीवाईक्यू देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना है। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो जो हमारे फेमस एम्पायर्स हैं, विजयनगर एम्पायर हो गया, पांड्यन किंगडम हो गया, वेंगी हो गया, और चालुक्यन हो गए, ये सब आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वेंगी वाज अ प्लेस, है ना। तो ये सब चीज आप अगर प्रिपेयर करेंगे तब जाके आप पेपर में 10 में से 10 क्वेश्चन टारगेट करने की सोचेंगे। अगर आप लोग मेरी सलाह माने तो मैं कहूंगा कि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा वास्ट है। आप 10 में से 10 कभी टारगेट करने के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि भाई 10 में से 8 या 7 क्वेश्चन मेरे पक्का ठीक हो जाएं। दिस शुड बी माय अप्रोच। अगर आप ये अप्रोच लेके चलेंगे तो आप शायद एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है हिस्ट्री में, और उतनी वेटेज अगर मैं देखूं हिस्ट्री की इन रिसेंट पेपर, वो मुझे इतनी देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ईओ में इसको इंडियन पॉलिटी मेंशन किया गया है, और यहाँ पर ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दोस्तों यहाँ पर भी जो सिलेबस है वो बहुत प्री डिसाइडेड हम बता सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड बुक, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा चैप्टर हैं, 78-80 चैप्टर हैं वहां पर, तो आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने। कुछ बेसिक एरियाज हैं जो आपको मिस नहीं करने। सिंपल सी बात यह है कि ये तो पक्का प्रिपेयर कर लीजिए, अगर टाइम बचता है तो आप एडिशनल चीजें कवर करिए। अब ये एरियाज कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको जो हमारी लक्ष्मीकांत के पहले 5-6 चैप्टर हैं वो पक्का प्रिपेयर करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस एक्ट का क्या इंपैक्ट रहा है, ठीक है। 1773 हो गया, या फिर हमारा 1793, 1813, 1833, 1853, 1861, 1892, इन एक्ट्स के क्या इंपैक्ट रहे, इनसे कौन सा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। दोस्तों काफी सिंपल येट जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अगर उनके बारे में क्लैरिटी नहीं रखोगे तो पेपर में फंस जाओगे। उसका जो सेकंड टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो प्रिपेयर आपको ये भी करना है कि भारत कैसे बना, डिफरेंट स्टेट्स की रिकॉग्निशन कैसे हुई, उसके बाद हमारी जो यूटीज हैं वो कब कब कैसे कैसे बनी, और उसके बाद हमारी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 क्या है, आपको पता होने चाहिए। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग द इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट, और यहां पर भी फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन डीपीएसपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी से भी आपको देखने को मिलेगा, आईआर से भी देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपने पक्का प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का डीपीएसपी वाले टॉपिक से देखने को मिलेगा, भले वो फैक्चुअल आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, भले वो थोड़ा इंप्लाइड क्वेश्चन हो। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो टॉपिक है जो आपको नहीं दिख रहा होगा वो है सेंटर स्टेट रिलेशन।
दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन जो टॉपिक है यहाँ पर आपको कई बार पूछ लेते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव रिलेशंस किस तरह के हैं, कब कब इमरजेंसी इंपोज हो सकती है, कब कब जो है पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो सेंटर के स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, या फिर जो डिफरेंट कमीशंस बने बाय सेंटर और बाय स्टेट उनके बारे में प्रोविजंस पूछ लेते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर भी खासकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पास्ट में। देन दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी आफ्टर राइट्स एंड ड्यूटीज इज इंडियन पार्लियामेंट। पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, दिस इज गारंटी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है। पूरी जो हमारी पॉलिटी है उसकी कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है वो इसी इंडियन पार्लियामेंट से निकलती हुई दिखती है। डिफरेंट बिल्स हो गए, डिफरेंट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में प्रोविजंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें आप लोगों को इस टॉपिक में कवर करनी है। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर भी यहाँ पर कवर होगा, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देन जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। बड़ा इसलिए क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज अराउंड 8 to 9 है एंड देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगेन इनमें उन बॉडीज से क्वेश्चन ज्यादा आता है जो कि न्यूज में है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्यादातर न्यूज में रहता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ज्यादातर न्यूज में रहता है, अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज में है, या फिर सीबीआई न्यूज में रहता है। देन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है फाइनेंस कमीशन, वो न्यूज में रहता है, तो उसके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनकी कमेटीज, म्युनिसिपैलिटीज, उनकी कमेटीज, ये मेजर टॉपिक हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं जो कि न्यूज से लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया वाला टॉपिक न्यूज में है, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में है, तो वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दिस इज द ब्रॉड बाउंड्री जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाहर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी, कि कितना टाइम आपके पास है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जनरल साइंस। दोस्तों जनरल साइंस आप लोग मानेंगे कि लो हैंगिंग फ्रूट है, आप लोग इसको उतनी वेटेज नहीं देंगे जितनी इसकी एक्चुअल एग्जाम में वेटेज है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री की वेटेज जो है वो डगमगाई है, लेकिन इसकी वेटेज कांस्टेंट है। तो आपको ये कंपोनेंट तो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। दोस्तों अगर मैं जनरल साइंस का मेजर पार्ट बोलूं तो यहाँ पर अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक साइंस के ही देखने को मिलेंगे। बेसिक साइंस मतलब कौन सी? बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी। तो आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज, देखो बायो में मैं आपको फाइलम वगैरह पढ़ने को नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री खासकर बहुत जो है क्वालिटी पूछी जाती है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह पूछी जाती हैं। तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 6 से 10 की अच्छे से, और उसके कुछ एडवांस टॉपिक 11th एंड 12th के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरी 11th 12th की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बेस्ड ऑन द एग्जाम रिक्वायरमेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी मेजर बाउंड्री रहेगी जनरल साइंस में। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। साइंस इज समथिंग जहां पर आपको पढ़ने का दायरा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है फ्रॉम दी करंट अफेयर बेस्ड साइंस, वो आप लोग इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर स्पेस के रिगार्डिंग जो भी न्यूज आती है, जैसे कोई इंडिया ने मिशन लॉन्च किया, कोई नई सैटेलाइट लॉन्च की, कोई नया लॉन्च व्हीकल गया है हमारा, या फिर इसरो ने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, हमारे डिफरेंट मिशन है, गगनयान वगैरह, तो यहाँ पर आप कवर करेंगे। हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पर कोई भी अगर न्यू डिजीज आया है जैसे ना हमारे सोसाइटी में, तो उसके बारे में आपको सारी जो है नॉलेज होनी चाहिए। देन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, नैनो हो गया, बायो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, वो सारे टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपकी बाउंड्री है। एक है आपका बेसिक साइंस जो कि 6 से 10 की एनसीईआरटी बेसिकली, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं, उसकी एप्लीकेशन, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपसे केमिकल रिएक्शन में पूछ लेंगे कि भाई कितनी एंथैल्पी रिलीज हुई है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, प्लस करंट अफेयर। अगर आगे बढ़े, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंश्योरेंस। दोस्तों अगेन एक ऐसा कंपोनेंट जो कि जीएस से काफी रिलेट करेगा एक्सेप्ट इंश्योरेंस, बट इकोनॉमी आपकी पूरी वही है जो आप लोग जनरली यूपीएससी या फिर बाकी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट वो आपको क्लियर होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बोलूंगा वो ये 3 वाले बोलूंगा, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। दिस इज द बैकबोन आई थिंक। अगर आपको इनके बारे में क्लैरिटी है कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, देन एनएनपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होती है और डिफ्लेशन क्या होती है, अगर आप इन चीजों के बारे में क्लैरिटी रखते हैं तो पेपर में हल्का सा एडवांटेज आपको रहेगा, और इवन बाकी टॉपिक्स को समझने में भी इकोनॉमी के आपको एडवांटेज मिलेगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी, क्या हमारी आरबीआई की उसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, एमपीसी की कंपोजिशन क्या है। देन फिस्कल पॉलिसी, बजट के बारे में सारे प्रोविजन, बजट की बेसिक टर्म्स, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है,
देन दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि आप लोगों को पता हो कि भाई जो है बीओपी क्राइसिस क्या थी, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हैं, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी रही है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, 12th 5 ईयर प्लान के बारे में, इन मतलब 12 के 12 प्लान्स, उनके टारगेट क्या थे, उनके गोल्स क्या थे, वो पता हो। देखो अगेन फैक्चुअल नॉलेज नहीं, मैं ऊपर ऊपर से आपको कह रहा हूँ। देन पुवर्टी एलिवेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। देन जो हमारी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर आप टॉपिक देख लें तो आप लोगों की एक बाउंड्री बन जाएगी इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो दोस्तों इंश्योरेंस इज नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट कंपोनेंट, प्रोवाइडेड कि आपके बेसिक्स क्लियर हों, क्योंकि यहां पर एक या दो क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाएगा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी बेसिक टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपोनेंट की। फॉर एग्जांपल प्रीमियम क्या होता है, बैंक का इंश्योरेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस कौन कौन से हैं, भारत में क्या हिस्ट्री रही है इंश्योरेंस के, रेगुलेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो ये अगर आप टॉपिक प्रिपेयर कर लें, इंश्योरेंस का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला। अब बात करते हैं पीडीजी की, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों एक ऐसा कंपोनेंट जहां पर कोई डिफाइंड सिलेबस या फिर कोई डिफाइंड बुक नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ये बुक पढ़ लो पीडीजी की, क्योंकि ये कंपोनेंट थोड़ा अनकन्वेंशनल है, आपको बाकी एग्जाम्स में कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आ जाएगी, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेट करता है, पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज या फिर उसके एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स। देन आपको थोड़ा डेवलपमेंट वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा, जहां पर हम बेसिक जो रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, इसके अलावा जो डिफरेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे मल्टी डायमेंशन पुवर्टी इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स आप लोगों को कवर करने हैं जो डेवलपमेंट वाले डोमेन से रिलेट करते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, अगेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है डेवलपमेंट वाला पार्ट, क्योंकि यहां से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग और स्टेट की। दोस्तों स्टेट सिर्फ एपीएफसी में आता है, ईओयू में नहीं आता है, और स्टेट में भी आप लोगों को बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है, डिस्पर्जन और सैम्पलिंग, और उसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जो हैं वो आप लोगों को कवर करने हैं। और यहाँ पर अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वहां पर आपको इसके कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। और अगेन 2023 का अगर आप पेपर देखें तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी रिलीफ भी मिलेगी, क्योंकि एपीएफसी में आता है और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्वांट और रीजनिंग, इनमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग अगेन कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट क्वांट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे ने एपीएफसी एग्जाम जो है क्लियर किया है तो उसका क्वांट स्ट्रॉन्ग रहा है, ये थोड़ी हिस्ट्री रही है, क्योंकि क्वांट के 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों 37.5 मार्क्स आउट ऑफ 120 अगर आपको कोई कंपोनेंट दे रहा है तो क्या बुराई है। तो यहां पर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक हैं जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद रीजनिंग में अगेन जो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहते हैं, सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, ये टॉपिक मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिए हैं। बट यहाँ पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि क्वांट वाला पोर्शन आप लोगों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग थोड़ी कम भी करोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो सर जनरल इंग्लिश से 15-20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन बहुत स्कोरिंग है। पिछली बार काफी बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और पूरे पूरे नंबर भी लिए इंग्लिश में। तो यहाँ पर अब अगर आप लोगों को क्लैरिटी है कि क्या पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंग्लिश इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी। यहाँ पर कंप्रेंशन के साथ ग्रामर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, और एसएससी जैसी थोड़ी इंग्लिश देखने को मिलेगी, प्रोवाइडेड यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो रीडिंग कंप्रेंशन के साथ आप लोगों को ये टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ग्रामर वाला पार्ट, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंसेस मॉडल्स, इनका बेसिक क्लियर हो। देन दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की, वो आपको देखने को मिलेंगी। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा, आपको 4 जो है सेंटेंसेस दे देंगे, उनको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर सेंस में, तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का। लेकिन अगर मैं बताऊं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, दोस्तों अगेन जनरल साइंस की तरह काफी कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर भी आप लोगों को जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, और सबसे खास बात
कि बेसिक टर्म्स और उनकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, स्पैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कितने बिट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, आईपी एड्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये अगर क्लैरिटी है तो आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और दोस्तों अगेन कंप्यूटर ऐसा कंपोनेंट है जहां पर काफी लोगों ने 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बेसिक्स स्ट्रांग हो प्लस प्रैक्टिस। कंप्यूटर में अगेन आप सिलेबस अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन यहां पर अगर आप एक लिमिटेड पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ही आपको नए टॉपिक कवर करवा देंगे, नई इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो वो अप्रोच आप फॉलो करिएगा। यहां पर आगे बढ़े, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के आने लग गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और क्योंकि आप में से 80% जो लोग हैं, मोर देन 80% आई थिंक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ये कंपोनेंट परेशान भी करेगा। बट दोस्तों मैंने इसको डिवाइड किया है कुछ एक तरीके से ताकि आप लोग कवर कर पाएं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप लोगों का आधा काम हो गया, क्योंकि दोस्तों पेपर में भी 50% क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, प्लस इनकी एप्लीकेशन ही है बाकी पार्ट्स में। तो अगर आप ये पहले 5 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्लस इनमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, क्रेडिट, डेबिट, लेजर, अगर इनके बारे में आपको क्लैरिटी है तो आपको बहुत आसानी मिलने वाली है अकाउंटेंसी में। और ये हो जाएगा कवर। एक बार की इन्वेस्टमेंट है टाइम की, 2-3 घंटे की, आराम से अगर लगा दोगे टाइम, चीजों को देख लोगे अच्छे से, कभी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट्स इशू, बायबैक एंड शेयर, इन्हीं की एप्लीकेशन, प्लस कुछ स्टैंडर्ड थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, क्योंकि कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, प्लस इनमें आपको काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस। दोस्तों पेपर में लास्ट टाइम न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं और वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर आप लोग एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो थोड़ा डिफिकल्टी फेस होगी। कम से कम 10-15 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सॉल्व करो, ताकि पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओ। वैसे मैं एक और बात आपको बोलना चाहूंगा कि पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, न्यूमेरिकल वॉज सॉल्वेबल, ठीक है। इवन जिसका अकाउंटेंसी बहुत नॉर्मल लेवल का था उसने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। और इसके अलावा 3 टॉपिक और हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। दोस्तों शायद ये वाला पोर्शन आपकी वीडियो में कट रहा होगा, लेकिन पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ऑडिटिंग। दोस्तों ऑडिटिंग अगेन पेपर में 2-3 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो यहां पर टॉपिक क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट, ऑडिटर्स आउटफिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और रही बात करंट इवेंट्स की, दोस्तों करंट इवेंट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। यहां पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक तो कोई न्यूज़पेपर उठा लो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर 40-50 मिनट डेली, प्लस कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन जो है आप उठा लीजिए, विजन की उठा लीजिए, दृष्टि की उठा लीजिए, या फिर हमारी मैगजीन यूज करिएगा जो हम कोर्स में देंगे। उस मैगजीन के थ्रू आप लोगों ने थोड़ी फैक्चुअल ओरिएंटेशन के करंट अफेयर कवर करने हैं। यहाँ पर डीप में करंट अफेयर नहीं पूछते हैं, स्कीम्स के बारे में पूछते हैं, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, फर्स्ट इन न्यूज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ी फैक्चुअल ओरिएंटेशन रखिएगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं आईआर एंड लेबर लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस होल ईपीएफओ एग्जाम फ्रॉम लास्ट 2 साइकिल। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर 2 पोर्शन है, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन और एक है लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन इजी देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भाई कौन सी लेबर यूनियन कब बनी थी, फिर आर्टिकल पूछ लेंगे रिलेटेड टू पर्टिकुलर लेबर या फिर वुमेन क्लास। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडियन लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर एंड वेजेस, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, इंटरनेशनल हेल्थ एंड पॉलिसी। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो है एक्ट। लास्ट टाइम दोस्तों दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम कहते थे कि भाई ये 5 एक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे पेपर आता है, लेकिन इस बार कुछ नए एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस इंपॉर्टेंट है और मिनिमम वेजेस भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो नए एक्ट ऐड हुए हैं वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों लेबर कोड तो पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 4 लेबर कोड हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये एग्जाम का पार्ट बनेंगे। नो डाउट इस बार भी क्वेश्चन नहीं था, बट यू कैन सी क्वेश्चन इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। आगे बढ़े, अब लास्ट सब्जेक्ट आता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में अगेन 2 पार्ट हैं, एक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एक है सोशल सिक्योरिटी एक्ट। सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स वो हैं जो हमें सोशल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट अनप्रिविलेज्ड सेक्शन। यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ईपीएफ एक्ट है। ये 5 तो हम पहले भी पढ़ने को बोलते थे, लेकिन इस बार ये एक्ट भी ऐड हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। दोस्तों दिस इज सॉर्ट ऑफ टॉपिक जहां पर
बाउंड्री नहीं है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो हम जो आपको एक्ट बता रहे हैं वो पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में 1-2 एक्ट और ऐड हो जाए। लेकिन अगर आप ये करके जाते हैं तो आपके 6 में से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, 2 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और जो स्कीम्स की बात करूं तो रिटायरमेंट स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना प्लस अदर स्कीम्स रिलेटेड टू द डिफरेंट अनप्रिविलेज सेक्शन वो आपको कवर करनी पड़ेंगे। वुमेन के रिगार्डिंग स्कीम्स जो हैं, फार्मर वेलफेयर के रिगार्डिंग जो स्कीम है, या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनके रिगार्डिंग जो स्कीम है, एल्डरली के रिगार्डिंग जो स्कीम है, या फिर जो हमारी चिल्ड्रन है उनके रिगार्डिंग जो स्कीम है वो आपको कवर करनी पड़ेंगे। तो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिए, इसके प्रिंट आउट अपने टेबल के सामने लगा लीजिए और फिर तैयारी करना शुरू करिए अगर आप ये तैयारी करने की सोच रहे हैं। प्लस इसका एक और फायदा है, जिस एग्जाम की तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ओवरलैपिंग देख लीजिए कि क्या मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, क्या नया कवर करना है, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।